देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। सीडीएस बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। यानी हर शहीद की अंतिम सांस से लहराता है हमारा झंडा। इसी कड़ी में इंडियन आर्मी ने बेहद भावुक ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुएं वफा आएगी। वही आज सीडीएस बिपिन रावत को आंखों में आंसू और गमजदा माहौल में पूरे देश अंतिम विदाई दे रहे हैं। लेकिन इससे आगे भी सवाल बड़ा है कि आखिर इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद चूक किसकी मानी जाए, जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है, क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठ रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। मैम, पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, कहा जाता है कि MI सीरीज का जो हेलीकॉप्टर होता है वो बहुत भरोसेमंद होता है, लेकिन इस तरीके से बड़ी घटना हो जाना किसकी चूक मानी जाए? देखिए, MI-17 जो जहाज है वो अपने समय का और आज का भी आधुनिकतम ऐसा हेलीकॉप्टर है जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। और इस तरह की घटनाएं भारत में तो अभी तक नहीं सुनी गई। बाहर एक दो केसेस हुए हैं, पहले हुए हैं, पर इस एडवांस मॉडल की बात जब हम कर रहे हैं तो इसका नहीं सुनने में आया। 2005 में हमने सुना है, किसी दूसरे कंट्री की बात है। तो ये जो पूरी घटना है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा हुआ नहीं करता है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर है, लेकिन चूंकि अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो हमारी एक प्रक्रिया होती है वो इस वक्त प्रोग्रेस में है और उसके कारण अभी हमें अटकलें और कयास दोनों से दूर रहना चाहिए। ब्लैक बॉक्स रिकवर हो गया है। ब्लैक बॉक्स रिकवर होने से हम जब उसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो हमें हम मतलब जो उसकी इन्वेस्टिगेशन छानबीन करने वाली एजेंसी है तो उनको और भी कारण समझ में आएंगे जो एग्जैक्ट हुआ होगा। मैं समझती हूँ कि 20 मिनट की फ्लाइट में इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना का होना मतलब सुना नहीं पहले कभी, और मैं इसके कारण बहुत व्यथित हूँ। और जनरल साहब से चूंकि मिल चुकी थी इसलिए और भी उसका बहुत अफसोस हो रहा है। सद्दाम, एक सवाल और उठ रहा है मैम कि क्या इंजन फेल होने से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो 17 सीरीज में 2 इंजन होते हैं, डबल इंजन होते हैं, इमरजेंसी में भी दोनों काम करता है। नहीं, आपकी बात सही है। ये ट्विन इंजन टर्बो इंजन का एयरक्राफ्ट है और ये नहीं कह सकते अभी कि इंजन फेल हुआ, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसको किसी ने मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझ लीजिए, जिसमें लोग कहते हैं कि उसको मिसाइल ने मार दिया। किसी ने कहा टेल रोटर जो है उसका वो अटक गया किसी पेड़ में। तो इतनी सारी चीजें कयास ही हैं और इन कयासों का सबका निवारण तब हो जाएगा जब वो रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है मैम कि जो 7 मिनट में क्या हुआ है, क्योंकि 7 मिनट बचा था लैंडिंग को लेकर, वो 19 सेकेंड का एक वीडियो आया है सामने। उसमें कहा जा रहा है कि पहले बादलों में हेलीकॉप्टर घुसता है, उसके बाद ऊपर आग लग जाती है, आग के गोले गिरने लगते हैं, इस तरीके से बातें कही जा रही है। देखिए, जो क्लाउड होते हैं ना उसमें एयरक्राफ्ट का जो पूरा सिस्टम है, आपने देखा होगा जब हम नॉर्मल सिविल जहाज में जाते हैं और बादलों में जब जहाज होता है तो कैप्टन बोलता है कि अपनी पेटी बांध लीजिए और आप अभी अपनी जगह पर बैठे रहें, क्योंकि बादलों में बहुत तेजी से मूवमेंट्स होते हैं। और कई बादल, जैसे एक होता है, अब मैं फ्लाइंग तो नहीं, मैं खरीदने का एयरक्राफ्ट को काम था मेरा, तो उसमें एक सीबी क्लाउड होता है। अगर सीबी क्लाउड में जहाज चला जाता है तो फिर उसके बचने की संभावनाएं बहुत नगण्य हो जाती हैं। और यहाँ इतने नीचे सीबी क्लाउड नहीं होता है, सीबी क्लाउड थोड़े ऊपर होते हैं, उनको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं। पर यहाँ वो वाला फैक्टर नहीं लगता, यहाँ पे धुंध का फैक्टर ज्यादा दिखता है जो दूर से हम देख सकते हैं। और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रहा होगा उस दिन का, जो मेट्रोलॉजी का विभाग होता है, मौसम विज्ञान विभाग होता है जो एयरफोर्स का होता है, सुलूर पे जो रहा होगा और जो वेलिंगटन पे रहा होगा, उनके तरफ से भी बहुत सारे तथ्य जब उस इंक्वायरी में आएंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि क्या ये मौसम था, क्या ये तकनीकी खराबी थी, या कोई और कारण इसके पीछे है। आपने बातचीत के दौरान ब्लैक बॉक्स का भी जिक्र किया। क्या लग रहा है आपको, अगर ब्लैक बॉक्स जो सामने आया है उसमें और क्या कुछ परतें खुल सकती है? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि ये ब्लैक बॉक्स ही कई सवालों के जवाब देंगे और कई राज खोलेंगे। मेरी एक बहुत पुरानी घटना मुझे याद आती है। उसमें हमारी एक
फ्लाइंग ऑफिसर थी, पहले बैच की अधिकारी थी। वो 94-95 में वो जहाज क्रैश हुआ था। तो उसका अक्सर वीडियो ट्रेनी पायलट्स को सुनाया जाता है, वीडियो नहीं ऑडियो। उस ऑडियो में अचानक वो 4 बार 5 बार एक ही चीज कहती हैं तेजी से, और उसके बाद वो बहुत तेजी से अपनी माँ का नाम लेके चिल्लाती हैं, और उसके बाद एक बहुत सबकी चीख मुकार मचती है और एक बड़ा धमाका होता है। तो जो आखिरी की जो रिकॉर्डिंग है किसी भी साउंड की, वो उस ब्लैक बॉक्स में आ जाती है, और उससे काफी बार ये पता चलता है कि कारण क्या रहा होगा। तो ब्लैक बॉक्स का इसलिए उसके रिकॉर्डिंग का लोगों को इंतजार है। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं, बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी खुद कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज में इनकी निगरानी में जांच होनी चाहिए। ये तो मैं भी मानती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जो जैसी कभी हमने भारत में नहीं सुनी, और इस घटना के बाद ये बड़ा ऐसा कोई इत्तेफाक सा नहीं लग रहा है, क्योंकि इतने वीवीआईपी को ले जाने वाला जहाज अचानक एक एक्सीडेंट से होता है। तो मैं सुब्रमण्यम स्वामी की बात का समर्थन नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, जैसे सेना की एक इंक्वायरी हो रही है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो रही है, ऐसी ही एक दूसरी इंक्वायरी जज की निगरानी में भी हो सकती है। मैम, उनका कहना है कि क्योंकि सेना पे दबाव न बनाया जाए, कुछ चीजें छुपाया ना जा सके, इसीलिए जो है। एग्जाम्पल दूंगी सद्दाम, सॉरी मैंने आपकी बात काटी। 2019 में एक बार एयरफोर्स ने अपने ही जहाज के ऊपर गलती से, फ्रेंड है या फो है, मतलब वो दुश्मन है या दोस्त है, ये ना जानते हुए उस पर एक मिसाइल दाग दी थी, और हमारे 6 वायु कर्मियों की उसमें मृत्यु हो गई थी। तो उसकी भी इंक्वायरी की रिपोर्ट पूरी तरह सामने आई थी। भारतीय वायुसेना ने कहीं कुछ नहीं छुपाया था, इसलिए मैं अपनी संस्था पर पूरा विश्वास रखती हूँ, आर्म फोर्सेस की इंक्वायरी पर पूरा विश्वास रखती हूँ कि जो कुछ लोगों के समझ के दायरे में आ सके, उतनी पारदर्शिता से वो इंक्वायरी अवश्य होगी। इसलिए मैं सेना की इंक्वायरी पर ज्यादा भरोसा करती हूँ। अगर कोई और चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज या कोई जज करें, तो उसमें भी मुझे कोई क्यों गुरेज होना चाहिए। वे हमारे जनरल साहब गए हैं, हमें आघात हुआ है, तो इसका कोई भी कारण कहां से निकल के आता है अपने को पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपने बातचीत के दौरान कहा कि आप जनरल बिपिन रावत से मिल चुके हैं। कैसे विचार थे उनके, आप जब उनसे मिले तो कैसा लगा उनसे मिलकर, और उनके विचार कैसे थे? सद्दाम, जैसे वो घटना मेरे मन पर छप गई है, अब कल से तो उसको परसों से बहुत बार याद किया मैंने। 2018 का मई का महीना था, हम छुट्टी मनाने के लिए श्रीलंका गए थे। तब तक मैं सर्विस में नहीं थी, मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी, और वहां पर हमने एक स्मारक पर देखा कि बहुत सारे प्रोटोकॉल के लोग हैं। जनरल साहब को तो उनकी हम कैप से दूर से पहचान लेते थे। तो जैसे ही मैंने उन्हें देखा, तो करीब 15 मीटर दूर रहे होंगे वो मुझसे। हम लोग सब जो नॉर्मल लोग थे वो एक तरफ दूर खड़े थे, और बाकियों को शायद इंटरेस्ट भी नहीं रहा होगा, पर मुझे तो चूंकि जनरल दिखे, तो मैंने वहीं से जोर से उनसे कहा, सर जय हिंद। तो वो जय हिंद सुन के, जिस तरह से हमारा कोई भी फौजी ना जय हिंद सुनता है तो खींचा चला आता है, तो वो मेरे पास चले आए और उन्होंने फिर मेरा परिचय लिया। हम लोगों से 5-7 मिनट बात की, मेरे परिवार से सभी से बात की, और फिर मैंने देखा कि शायद उनके आसपास के प्रोटोकॉल वाले लोग थोड़े असमंजस में आ रहे थे। तो फिर हमने उनसे आज्ञा ली, क्योंकि उनका काम और उनका शेड्यूल जो है वो बहुत ही बिजी होता है। तो ऐसे में उन्होंने हमें 7-8 मिनट जो दिए, उसकी मुझे आज तक वो याद रहेगी। और एक वरिष्ठ कैसा हमारे जूनियर्स के साथ व्यवहार करता है, वो मैंने पूरी की पूरी मिसाल उनके उस छोटे से मुलाकात में मैंने देखी। तो मैं उनकी आभारी हूँ कि वो इतने सौजन्यशील थे, वो इतने प्यार से सबसे बात करते थे। आगे जो हुआ है अब उनके साथ, उसका इसीलिए व्यथित भी हूँ क्योंकि मैं उनसे मिल चुकी थी। शायद नहीं मिलती तो उतना जरूर रहता कि हमारे जनरल साहब चले गए, लेकिन मिलने के बाद तो एक पर्सनल टच हो जाता है ना, वो हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से उनसे मिले थे वो यादें बता रही थी, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरह से आज मैं एक जनरल को नहीं खोया, एक पर्सनल टच वाले इंसान को खोया। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। आपका भी शुक्रिया। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।